हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेकेडी स्टडी हब। गाइस, आज हम पॉलिटी का नया लेक्चर करने जा रहे हैं, बेसिकली शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गाइस, इससे पहले हम लोग पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली संविधान सभा देख चुके हैं कि कहाँ कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, कितनी सीट्स पे इलेक्शंस हुए थे, क्या हुआ, कैसे बना सब कुछ। ठीक है गाइस। और उसके बाद हमने प्रियम्बल का पूरा बेसिक जाना कि प्रियम्बल के अंदर एक एक वर्ड का मतलब क्या है, सवरिंग का मतलब क्या है, सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सेकुलर का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, जस्टिस, इक्वलिटी, फर्टेनिटी, ये कहाँ से लिया गया है, इसको किसने लिखा, इसमें कितने रुपए लग गए, कितने पैसे लगे थे उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का लिखा गया था। ये लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो लैंग्वेज लिखी गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। ठीक है। और ये हमारा अमेरिका के बिल ऑफ राइट से एक प्रेरणा ली गई थी इसको बनाने के लिए। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का, ये सब चीज़ें मैं आपको बेसिकली पूरे प्रीवियस 2 लेक्चर में आपको समझा चुका हूँ। आप मेरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर उन दोनों लेक्चर्स को देख सकते हैं। और हम इसी रिदम में आगे बढ़ते हैं और हम ये पूरा पॉलिटी जल्दी से जल्दी बिल्कुल अच्छे तरीके से, आप चाहे यूपीएससी दे रहे हो, एसएससी दे रहे हो, बैंक दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका ये पॉलिटी तो मैं परफेक्ट करा दूंगा। उसके बाद मैं जल्दी से जल्दी हिस्ट्री चालू करने वाला हूँ। एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न भी करेंगे, साइड में मैंने रीजनिंग भी स्टार्ट करी है, मैथ्स भी करी है। तो गाइस, आज के सेशन में हम प्रियम्बल करेंगे, जो कि चुटकियों में, मतलब विद इन 5 to 6 सेकंड्स के अंदर आपको पूरा प्रियम्बल याद हो जाएगा। अभी आपको टाइम लगेगा समझने में, ठीक है, पर उसके बाद आप समझ लेंगे इसको तो आप बेसिकली अपने माइंड में इतने तेज़ हो जाएंगे कैलकुलेशंस करने के लिए या फिर समझने के लिए, बिल्कुल अपने ट्रिक्स को कि किस तरीके से मुझे याद रखना है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है गाइस। तो आज के सेशन में हम लोग कुछ देखिए इतने इस तरीके से करेंगे। पहले पूरे मैं आपको 12 शेड्यूल्स बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जिससे आपकी फुल प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कहीं से भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके गाइस। तो देखिए, शेड्यूल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में क्यों वो बने थे, मतलब शेड्यूल्स, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी, ज़्यादातर लोगों को तो यही नहीं पता कि मतलब एक तरफ आर्टिकल्स हो गए, आर्टिकल्स थे ही पहले से 395 ओरिजिनली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल्स अडॉप्ट किए गए थे। मैंने आपको बताया ना 26 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, तो 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट्स के साथ हमने इसको अडॉप्ट करा था। अब हमने शेड्यूल्स बनाए क्यों थे? हमारे पास आर्टिकल्स तो 395 आर्टिकल्स इतने सारे थे ही, पर फिर भी हमने उसको पार्ट्स, मतलब इसमें हमने शेड्यूल्स बनाए। तो शेड्यूल्स एक्चुअल में कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो उनको आर्टिकल्स के अंदर नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो जाता। ठीक है। हमने शॉर्ट्स में तो एक्सप्लेन कर दिया उसको आर्टिकल्स में, बट उसको मेनली मतलब बहुत अच्छे से शेड्यूल्स के अंदर पूरा मतलब समझाना कि इसको स्टेट को ऐसे वर्क करना है, क्या नहीं करना है। तो एक शेड्यूल्स बनाए गए जो कि आर्टिकल्स में नहीं लिखे गए थे, और शेड्यूल्स को बाद में अमेंड करके और भी जोड़ते गए थे। ओरिजिनली हमारे 8 शेड्यूल्स स्टार्टिंग में थे जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा था, पर आज की डेट में हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। तो आज इन शेड्यूल्स को जानते हैं, ठीक है गाइज। तो चलिए। तो गाइज, पहला है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट, ठीक है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ। ठीक है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया हमारा। ठीक है। एट इट्स कमेंसमेंट, जब हमारा 26 नवंबर 1949 को, जब हमारा 26 नवंबर 1949 को हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है गाइस, जब हमने अडॉप्ट कर लिया था, तो हमारे पास हमने कितने आर्टिकल्स लिए थे? 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल के साथ हमने इसको अडॉप्ट करा था। ठीक है गाइस। और ये ऑलमोस्ट इसमें का मतलब 80,000 वर्ड्स का है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ रहे हैं आप गाइस? 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। ठीक है। और ऑलमोस्ट 80,000 वर्ड्स का हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे, अगर देखा जाए तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है इसलिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। मैं आपको अब शेड्यूल्स पढ़ा रहा हूँ डायरेक्टली, नो बकवास। ठीक है। अब ये 12 शेड्यूल्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टार्टिंग में 8 शेड्यूल थे, मैंने आपको बता दिया ना 12 शेड्यूल्स कैसे कैसे आए इनको बाद में करने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ये बोला गया है, देखिए फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या बोला गया है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बोला गया है द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज, फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ये एक्सप्लेन किया गया है, अगर आप आर्टिकल्स देखें ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में देखेंगे, तो 1 से लेकर 4 तक जो आर्टिकल दे रखे हैं उसके अंदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात किया गया है कि कहाँ कैसे स्टेट में कितना एरिया क्या है क्या नहीं है, पूरा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊँगा सारे, एक एक आर्टिकल मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, चाहे वो 15 हो चाहे 16 हो, क्या हमारा सिटीजनशिप होता है, कैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, क्या हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी होती हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी क्या क्या बनती है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पूरा आपको एक एक आर्टिकल में समझाऊंगा मैं। अभी आप बेसिकली इस चीज़ को समझ सकते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हमारा द स्टेट एंड द यूनियन टेरेटरी है। ठीक है।
एंड सेकंड के अंदर हमारी सैलरी है सब इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की। देखिए सेकंड के अंदर आता है हमारा सैलरीज ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, लाइक हमारे पीएम की सैलरी क्या होगी, प्रेसिडेंट की सैलरी क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट के जज की सीजीआई की, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी क्या होगी 2.8 लाख, जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस की सैलरी क्या होगी 2.5 लाख। ठीक है, तो सैलरीज का एलोकेशन किया गया है इसमें सेकंड शेड्यूल के अंदर। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आप समझ लेंगे क्या होगा हमारा स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरी। सेकंड शेड्यूल के अंदर हमारा क्या होगा सैलरी बस याद रखिएगा, सैलरी ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ लाइक पीएम, प्रेसिडेंट, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, इन सबकी सैलरीज का इसमें एलोकेशन किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया हमारा। थर्ड पार्ट देखते हैं इसके, थर्ड शेड्यूल के अंदर हमारा क्या बोला गया है। ठीक है, अब हमारा ठीक है, तो अपन थर्ड शेड्यूल देखते हैं। थर्ड शेड्यूल के अंदर हमारा बोला गया है ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ मतलब क्या होता है, शपथ लेना। ठीक है गाइस, तो ओथ मतलब क्या होता है, शपथ लेना। तो फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बता दिया यूनियन एंड टेरिटरीज़ के बारे में बताया गया है। सेकंड शेड्यूल के अंदर हमारे वो पूरा सैलरीज के बारे में बताया गया है। थर्ड शेड्यूल के अंदर हमारे ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बताया गया है कि ओथ मतलब कौन कौन कैसे कैसे शपथ लेगा। जैसे हमारे स्टेट के गवर्नर्स होते हैं, उन गवर्नर्स को शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, और जो प्रेसिडेंट दिलाते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे हर एक स्टेट में हाई कोर्ट्स होती हैं, तो हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस बनते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, उनको गवर्नर दिलाता है, गवर्नर को प्रेसिडेंट दिलाता है, अपॉइंट कौन करता है। तो ये पूरा ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है थर्ड के अंदर। तो फर्स्ट के अंदर हमारा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, सेकंड के अंदर सैलरी, थर्ड के अंदर हमारा ओथ के बारे में आता है। फोर्थ के अंदर बोला गया है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब बेसिकली राज्यसभा के बारे में बात करेगी ये कि राज्य सीट्स इन राज्यसभा के अंदर सीट्स कैसे होंगी। हमारी 245 सीट्स है ना अभी प्रेजेंट में। ठीक है, 245 सीट्स हैं, पर उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है 250। तो कैसे कैसे होंगी, लाइक जैसे 12 मेंबर्स राज्यसभा के होते हैं, उनको हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं ना, जैसे साइंस, आर्ट, लिटरेचर, मतलब सोशल वर्कर, मतलब जो कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी हो अपने आप में। ठीक है, तो बेसिकली सीट्स में बोला गया है सीट्स इन राज्यसभा। बस ये चीज़ आप याद रखिएगा, सीट्स इन राज्यसभा, सीट्स इन राज्यसभा। तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, सेकंड में सैलरीज, थर्ड में ओथ, फोर्थ में हमारी सीट्स इन राज्यसभा, फिफ्थ में बताया गया है द प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल। एक मिनट में इसको आपको जूम कर लूँ, आपको पूरा अच्छे से बिल्कुल समझ में आए। हाँ ठीक है, द प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ अ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। देखिए 244 के क्लॉज 1 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। SC ST एरियाज बेसिकली डिफाइन करा गया है। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप, SC and ST एरियाज। अब जो ST एरियाज कौन कौन से होते हैं। SC एरियाज मतलब शेड्यूल कास्ट मतलब कि जिनका रहना खाना उस टाइम के हिसाब से जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उसके हिसाब से क्या सोच के लिखा गया था। शेड्यूल कास्ट वो हो जिनका हमारा रहना हमारी तरह, खाना हमारी तरह, उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल हमारी तरह होती है, बट उनको दबाने की कोशिश की गई थी काफ़ी। वो मतलब विलेजेस वगैरह में रहा करते थे उस टाइम पे, तो उनको काफ़ी दबाने की कोशिश की जाती कि नहीं, कि जाति का मतलब भेदभाव करना, कि हम बड़े हैं आप छोटे हैं, आप छोटे हम बड़े हैं, इस तरीके से भेदभाव करते थे, तो उनको दबाते थे। जबकि वो हम जैसे ही लोग थे, उनका रहना हमारे तरह, खाना पीना कपड़े पहनना बिल्कुल सेम था, बट उनको जानबूझ के दबाया जाता था। और ST लोग कौन होते थे, शेड्यूल ट्राइब्स वो जो कि जंगलों में रहा करते थे, मतलब जिनको बिल्कुल अलग था, बिल्कुल हम लोगों से रहना खाना पीना बिल्कुल अलग, जो कि जंगलों में रहा करते थे, शहरों में कभी बसते नहीं थे, वो अपना वहीं पे अपना घर बसाते थे, बिल्कुल अपने ग्रुप में रहा करते थे। तो वो ST एरियाज़ होते हैं। तो आपको समझ में आ गया SC ST एरियाज़ कौन कौन से हो जाते हैं। इनको प्रोटेक्शन की बात करेगी ये शेड्यूल 5 के अंदर। SC वो जिनका खाना पीना बिल्कुल हमारी तरह, उनको ज़बरदस्ती दबाया गया। ST वो जिनका रहना पाना बिल्कुल जंगलों में जो रहा करते थे, सब कुछ अलग था, तो उनके प्रोटेक्शन की बात करी गई है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आगे। तो मैंने आपको बता दिया एरियाज़ एंड ट्राइब्स, एक मिनट, ठीक है, एरियाज़ एंड ट्राइब्स नीडिंग स्पेशल प्रोटेक्शन एंड डिसएडवांटेजेस कंडीशंस। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता ही दिया उसके बारे में पूरा शेड्यूल 5 के अंदर। अब शेड्यूल 6 के अंदर क्या आता है, शेड्यूल 6 के अंदर आता है प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्राइबल एरिया। सिर्फ ST एरियाज़ के बारे में बताया गया है, और पर्टिकुलरली 4 स्टेट जहाँ पे ST एरियाज़ के लोग बिल्कुल रहते हैं, उनके पर्टिकुलर बताया गया है कि इन स्टेट्स में मतलब जो शेड्यूल ट्राइब्स रहती हैं उनको मतलब फुल प्रोटेक्शन की बात करी गई है। ठीक है,
तो मतलब यहाँ पे किसी तरीके का कोई आप इंडस्ट्रीज़ नहीं लगा सकते, ज़बरदस्ती जाके वहाँ पे काम नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। ज़बरदस्ती आप वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते कि जाके मतलब लैंड एक्वायर कर ले, मारा पीटी करने लगे आप, ठीक है, ज़मींदार की तरह आप मतलब कहें कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम नहीं कर सकते कि आप अडॉप्ट कर लेंगे, वो ट्राइबल एरिया ऐसी है, ठीक है ना। उनको कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन देना ज़रूरी है, प्रोटेक्शन, क्योंकि अगर उनको स्पेशल प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो वो कहीं ना कहीं दब जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये अच्छी बात भी है कि उनका रहना खाना पीना बिल्कुल सब कुछ अलग है, बिल्कुल हम लोगों की तरह मिलना जुलना चाह रहे हैं, तो उनको एक स्पेशल स्टेटस देना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था उस टाइम के हिसाब से, आज के सिनेरियो के हिसाब से मत सोचिएगा। उस टाइम के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनका सोचना क्या था, ठीक है ना। 7 मेंबर्स थे ना ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर, तो उनका बेसिकली सोचना क्या था। तो उसके हिसाब से 6 शेड्यूल को डिफाइन करा गया है। प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्राइबल एरियाज द स्टेट ऑफ आसाम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम, 4 स्टेट की बात करी गई है, 4 स्टेट की बात करी गई है। आप इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ATMM। ATM तो आपने देखा होगा ना, ATM में पैसे निकालने जाते होंगे। ए से आसाम, टी से त्रिपुरा, मेघ से एम से मेघालय, और इस एम से मिजोरम। 4 स्टेट्स हो गई, इनके स्पेशल स्टेटस की बात करी गई है। तो हम रिवीजन कर लें। फर्स्ट में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, सेकंड में हमारी सैलरी, थर्ड में हमारी ओथ, फोर्थ में हमारी सीट्स इन राज्यसभा, 5 में हमारी SC ST एरियाज, 6 में हमारी सिर्फ ST एरियाज, नॉट SC एरियाज, ठीक है, सिर्फ ST एरियाज, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट शेड्यूल करते हैं अपना। 6 शेड्यूल हो गया, अब 7 शेड्यूल के अंदर हमारा क्या आता है गाइस। 7 शेड्यूल के अंदर बोला गया है, 7 शेड्यूल के अंदर बोला गया है जो सेंटर स्टेट रिलेशन, जब आप आगे चल के पढ़ेंगे ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा कि 245 से लेकर 255 के अंदर लेजिस्लेटिव रिलेशंस होते हैं सेंटर स्टेट के बीच में, कि सेंटर कैसे वर्क कर रही है, स्टेट कैसे वर्क करनी है। हमारे लिए रूल्स कौन बनाता है, इस स्टेट के लिए अलग रूल्स बनाते हैं। इस सेंटर जो यूनियन होती है पूरी सेंटर, वो पार्लियामेंट होती है, वो अलग रूल्स बनाती है। किसके लॉज सबसे ज़्यादा प्रिवेल किए जाते हैं, अगर सेंट्रल के लॉ हमारे लिए काम हम मानेंगे या स्टेट के लॉ हम मानेंगे। तो वो पावर का डिवाइडेशन, एक फेडरलिज्म सिस्टम डिफाइन किया गया है। तो 7 शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट बनाई गई है, बेसिकली 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, जिनको लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 भी बोलते हैं। लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। यूनियन लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट्स है, जिन पे सिर्फ पार्लियामेंट लॉज बनाती है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं, सिर्फ पार्लियामेंट लॉज बनाती है इस पर। स्टेट लिस्ट, इस पर स्टेट लॉज बनाती है, इसमें 66 सब्जेक्ट्स हैं। अभी प्रेजेंटली तो 66 नहीं, ये जब बना था उसके टाइम पे ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था उस टाइम पे 97 सब्जेक्ट्स थे, बट आप प्रेजेंट में देखेंगे तो 100 सब्जेक्ट्स हैं। ऐसे इसमें 66 सब्जेक्ट्स उस टाइम पे थे, बट अभी आप प्रेजेंट पे देखेंगे तो 61 सब्जेक्ट्स हैं। और ऐसी कॉन्करेंट लिस्ट, इस पे तो मतलब देखिए, यूनियन लिस्ट पे तो पार्लियामेंट लॉज बनाएगी, स्टेट लिस्ट पे स्टेट लॉज बनाएंगी, पर्टिकुलर एक एक स्टेट अपनी अपनी स्टेट के लॉज बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट जिस पे पार्लियामेंट और स्टेट दोनों लॉज बना सकती हैं। तो करेंटली इसमें 47 नहीं 52 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये चेंजेस हुए हैं ना टाइम के साथ, ये तो मैंने अब तो को 26 नवंबर 1949 की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, जब हमने अडॉप्ट करा था। तो आपको 7 शेड्यूल के अंदर पता लग गया, सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करी गई है, जिसमें यूनियन लिस्ट आती है, स्टेट लिस्ट आती है, कॉन्करेंट लिस्ट आती है। यूनियन लिस्ट जिसमें सिर्फ पार्लियामेंट लॉज बनाता है, स्टेट लिस्ट जिसके अंदर स्टेट लॉज बनाते हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसके अंदर दोनों लॉज बनाते हैं। अब यूनियन लिस्ट के आप अंदर कहेंगे कि सर किस टाइप के यूनियन लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं, आप लिखते हैं ना हमारा सेंसेक्स, जो हमारी जनगणना होती है देश की, वो हो सकती है। नेशनल हाईवेज यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। आपकी इंटरनेशनल ट्रीटी हो रही है, किसी देश के साथ हमारा कोई रिलेशन हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन हो रहा है, वो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, ठीक है। हमारा किसी भी तरीके का टैक्स इम्पोजिशन हो रहा है, मतलब बड़े लेवल पे GST जैसे हम दे रहे हैं, वो यूनियन लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट आता है। स्टेट लिस्ट कौन सा हो गया, स्टेट लिस्ट वो हो गया जैसे पुलिस सिस्टम, हर एक स्टेट का एक अपना पुलिस सिस्टम होता है। जैसे कि आप ले लीजिए यूपी है, ठीक है, तो यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली है, दिल्ली पुलिस हो गया। सबके एजुकेशन बोर्ड होते हैं हर एक अपने अपने स्टेट के, जैसे यूपी का यूपी बोर्ड हो गया, CBSE बोर्ड होता है, ऐसे महाराष्ट्रन बोर्ड होता है। CBSE तो खैर सबके लिए काम करता है, महाराष्ट्रन बोर्ड हो गया, MP, ठीक है। तो सबके अपने एक पर्टिकुलर बोर्ड्स होते हैं ना, एक सबका पुलिस सिस्टम होता है, वो स्टेट लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट, एजुकेशन मतलब हम एजुकेशन के लिए स्टेट भी लॉज बना सकती है और सेंट्रल भी लॉ बना सकती है, दोनों के लिए पूरी बात होती है ना। तो आप इसको कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट्स याद रखिएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाता है कि आपसे पूछ लेंगे कि प्रेजेंटली यूनियन लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं जिन पर पार्लियामेंट लॉज बनाती है, तो आपको बोलना है 100, पर उस टाइम पे बोलेगा तो 97 है। ऐसी स्टेट लिस्ट के अंदर 61 है,
और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर 52। ठीक है, 7 शेड्यूल भी हो गया हमारा। मैं डिटेल में आपको इसलिए समझा रहा हूँ, आप शायद यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या कोई भी एसएससी या सीजीएल के कोई स्पेशल मतलब एस्पिरेंट्स हैं, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, आपको कोई ट्रिक से रटने की कोशिश मत करिएगा कि ना टीयर्स करके किसकी ट्रिक है आप ट्रिक से याद कर लेंगे, वो आपको डिफिकल्टी देगा। आपको भूल गए तो क्या करोगे आप? तो मेरे ख्याल से तो आप समझो तो ज़्यादा अच्छा रहे, आपको कोरिलेशन करना आना चाहिए। है ही क्या यार, फर्स्ट में यूनियन एंड टेरेटरीज, सेकंड में सैलरी, थर्ड में ओथ, फोर्थ में अपना सीट इन राज्यसभा, फिफ्थ में SC/SC स्टेट, सिक्स में ST ट्राइबल एरियाज। ठीक है, सेवन्थ में हमारा मैंने आपको बता दिया सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करेगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब शेड्यूल 8 में चलते हैं। देखिए शेड्यूल 8 के अंदर लैंग्वेज की बात करी गई है। ठीक है, शेड्यूल 8 के अंदर हमारी लैंग्वेज की बात करी गई है। मतलब कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड हो रहा था, तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा फॉर्म्ड हो रहा था, तो एक 1953 के टाइम पे, तो मतलब ये 14 लैंग्वेजेस के टाइम पे शेड्यूल्स बनाए गए थे ना। तो आप देखेंगे तो 1953 में एक अली फैज़ल कमीशन बिठाया गया था। ठीक है, एक फैज़ल कमीशन बिठाया गया था जिसके अंदर उनको ये अनाउंस करना था कि हमें स्टेट का एलोकेशन करना है, स्टेट का एलोकेशन स्टेट्स को बांटना है। अब हम किसके बेसिस पे बांटें? तो 1953 के हिसाब से 1955 में एक रिपोर्ट देते हैं फैज़ल कमीशन, और 1956 में 1956 में एक इस तहत पे एक बात निकल के आती है कि 14 स्टेट्स बनाए जाते हैं लैंग्वेज के बेस पे, लिंग्विस्टिक। ठीक है ना, तो 14 इस शहरों की अलग अलग लैंग्वेज है, उस हिसाब से हमने 40 स्टेट इंडिया के बना दिए गए थे। ठीक है, 14 लैंग्वेज के हिसाब से, जिसमें से आपकी 12 लैंग्वेज तो ये हो गई, और बची हुई 2 लैंग्वेज हमारी हो गई तेलुगु और उर्दू। ठीक है, तो उस टाइम हमारी 14 लैंग्वेजेस थी जब हमने हमारी स्टेट्स फॉर्म्ड हुई थी 1956 तक। ठीक है, उसके बाद हमारी अभी टोटल तो 22 लैंग्वेजेस है ना, अगर आप देखोगे तो टोटल 22 लैंग्वेजेस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो उनको एक इंडियन लैंग्वेज का नाम दिया गया है। ठीक है, बट उस टाइम पे तो 14 थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जुड़ती गई, अमेंडमेंट्स होते रहेंगे। अमेंडमेंट क्या होता है? संशोधन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर किसी तरीके की छेड़खानी करी जाती है, उसको बदलने की कोशिश करी जाती है, तो उसे बोलते हैं अमेंडमेंट, जिससे 368 आर्टिकल ला के बदलना पड़ता है। ठीक है, अब ये हमारा सिंधी जोड़ी गई, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ी गई? ये आ जाता है जनरली क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 21st अमेंडमेंट, ठीक है, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो सिंधी जो लैंग्वेज है 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया है ना। ऐसे ही हमारी कोई नेपाली एंड मैनपुरी, ये हमारी 71st अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको जोड़ा गया है। और ऐसे ही ये संथाली, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली इसको हमारे 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया है। आपको ये चीज़ बस याद रखनी, क्योंकि ये बेसिकली बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी प्रेजेंटली शेड्यूल 8 के अंदर कितनी लैंग्वेजेस हैं? टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी जोड़ी गई थी बाद में? एक तो 21st अमेंडमेंट के थ्रू हमारी जोड़ी गई सिंधी, फिर उसके बाद 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ी गई कोई नेपाली, मैनपारी, एंड 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत बोडो, डोगरी, संथाली और मैनतली की जोड़ी गई है। ठीक है, ये लैंग्वेजेस को याद रखिएगा। अभी टोटल मिला के 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे। चलिए, तो अब 8 शेड्यूल कर चुके हैं। अब ये हमारे जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड हुआ था तब ये हमारी इतना सब कुछ था, 8 शेड्यूल थे। उसके बाद धीरे धीरे करके 9 शेड्यूल बने हैं। ठीक है, ये तो इसमें अमेंडमेंट हुए ना, बन चुके थे पहले। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बता दिया। सिंधी वॉज एडेड इन 1967 बाय 21st अमेंडमेंट के तहत। ठीक है, ऐसी कोई मैनपरी, नेपाली वॉज एडेड इन 1992 बाय 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। संथाली, मैनताली, बोडो, डोगरी वर एडेड इन द 2003 के अंदर 92nd अमेंडमेंट के तहत। ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आप शेड्यूल से रिलेटेड तो एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देख ही लेंगे। मैं इसलिए आपको डिटेल में करा रहा हूँ। आपको बोरिंग लग सकता है सेशन, पर प्लीज़ पढ़िएगा, कम आपके बहुत काम आएगा ज़रूर, आपको बहुत आगे फ़ायदा देगा। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो पढ़ना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, अब 9th शेड्यूल के अंदर बोला गया है वैलिडेशन ऑफ एक्ट्स एंड रेगुलेशन थ्रू इनकंसिस्टेंट ऑफ अ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें लैंड रिफॉर्म्स के बारे में बात किया है। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 9 कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक्ट आया है फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के तहत हो गया था, जिसमें उसको बोला जाता है बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, इसको लैंड रिफॉर्म्स
इसको कब जोड़ा गया था, ठीक है, इसको 1900, ठीक है, तो इसको 1951 में जोड़ा गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। क्या था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड हो गया तो उस टाइम तक ज़मींदार हुआ करते थे, ज़मींदार के पास काफ़ी ज़्यादा लैंड होते थे, तो वो देते नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन। अब वो हमको ज़मीन नहीं देंगे, जब गवर्नमेंट को ज़मीन नहीं देंगे तो ज़मीन कैसे कैसे वहाँ पे कुछ रोड्स का कंस्ट्रक्शन या कैसे डेवलपमेंट करेगी। तो ज़मींदार ज़मीन देते नहीं थे, ठीक है। अब उनसे लैंड कैसे लिया जाए, तो उनके राइट्स हैं, क्योंकि वो ज़मींदार राइट्स वो खरीद चुके हैं, उस टाइम पे उनकी ये ज़मीन थी, वो ज़मींदार चले आ रहे थे काफ़ी टाइम से। अब गवर्नमेंट ने क्या सोचा, यार अब ऐसे कैसे चले गए, लोग देंगे नहीं, कहीं लड़ाई हो रही है, कहीं झगड़े हो रहे हैं, कहीं इस वजह से ज़मींदार अपना, बहुत सारे ज़मींदार से लैंड देंगे नहीं, अपना कैसे, अपनी देश की ग्रोथ कैसे होगी। तो उसके बेसिस में उन्हें एक लैंड रिफॉर्म्स लेके आए, और उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर हमारा 31st आर्टिकल है, उसके अंदर हमारा प्रॉपर्टी राइट आता है। प्रॉपर्टी राइट मतलब हमारा फंडामेंटल राइट है, क्या हमारी प्रॉपर्टी है, हमको इसको कोई गवर्नमेंट ले नहीं सकती, ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। बट इसको प्रॉपर्टी राइट ना करते हुए इसको फंडामेंटल राइट को हटा दिया, ठीक है, इसको फंडामेंटल राइट को हटाते हुए गवर्नमेंट ने इसको अम, अपना राइट बना लिया कि हम इसको लैंड को ले सकते हैं। उनका मतलब बेसिकली क्या था, सोशलिज्म फैलाना, कि उनसे लैंड एक्युपाई करके सब में बांट देना, ठीक है, और उनको मतलब उनसे पैसा खरीद कर कंट्री के डेवलपमेंट करना, ठीक है। तो उन्होंने इसको फंडामेंटल राइट हटा के कॉन्स्टिट्यूशन राइट बना दिया। फंडामेंटल राइट आपका हट गया। फंडामेंटल राइट क्या है, हम उसको कोई नहीं छेड़ सकता भाई, वो तो है ही यही, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे आज आपकी गवर्नमेंट छीन लेगी, नहीं, वो उस टाइम की बात चल रही है 1950 में, आज से अपने को रिलेट मत करिएगा, उस चीज़ की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको बेसिकली आप देखिएगा लैंड रिफॉर्म्स, कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। अब 10th शेड्यूल के अंदर बताया गया है, प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। आपको तो पता होगा 1985 के अंदर इंदिरा गांधी की ब्लू स्टार कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर मार दिया गया था, कि इंदिरा गांधी जी को, प्राइम मिनिस्टर थे हमारी, ठीक है। तो राजीव गांधी बने थे वहाँ पे, ठीक है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर बने थे, पीएम बने थे। तो उस टाइम पे काफ़ी पार्टीज में दरबदल हो रहा था, लाइक मतलब दरबदल कानून मतलब क्या होता था कि लाइक जैसे अभी भी कोई बीजेपी में है, और अगर बीजेपी के साथ अगर कोई वोटिंग होती है किसी तरीके का होता है, तो वो कांग्रेस के साथ अगर चला जाता है और बीजेपी को धोखा दे जाता है, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत आएगा ये लॉ, और उसको वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा तो उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा उसकी सीट से। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। तो उस टाइम पे मतलब क्या था कि 1985 के टाइम के की काफ़ी मतलब सरकार गिर गई, पीएम मर गए, बहुत बड़ी बात थी, पीएम मर गई। तो उस चक्कर में एक एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आया गया 52 मेरे ख्याल से 1981 52 अमेंडमेंट एक्ट था, ठीक है। उसके तहत 1985 में एंड हमारा ये एंटी डिफेक्शन लॉ ला के गया, दरबदल कानून, ठीक है, 1985। आप इसको याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको बिल्कुल बढ़िया लगेगा, मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। तो आप समझ चुके हैं, 10 शेड्यूल हम कर चुके हैं, ठीक है। अब करते हैं 11 शेड्यूल। चलिए गाइस 11 शेड्यूल करते हैं। अब देखिए 11 शेड्यूल के अंदर क्या आता है। अब 11 शेड्यूल के अंदर आता है पावर्स अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए विलेज पंचायत, ठीक है ना। इसमें पंचायती राज 11 शेड्यूल के अंदर 73rd, देखिए ये कमेंडमेंट बड़े याद रखिएगा। देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये हमारा विलेज पंचायत मतलब पंचायत जोड़ा गया था 1973 में, 1993 में, ठीक है, ठीक है ना गाइस। तो हमारा 11th शेड्यूल के अंदर पंचायत वर्ड आया था, मतलब एक्चुअल में पंचायत बनाई गई थी, एक पंचायत बनाया गया एक 793 मतलब पंचायत म्यूनसिपैलिटीज होती है ना, मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, वाटर पार्क्स हो गए, रोड्स हो गए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स हो गए, ठीक है ना। तो वो हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं। तो विलेज पंचायत जैसे कि पंचायती सिस्टम हमने बनाया, ठीक है। और इसके अंदर अभी उस टाइम पे अभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आज के टाइम पे इसे विलेज पंचायती राज के अंदर कितने सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे मैंने बताया ना, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, बदले हमको 3 लिस्ट बताई है। तो उसी तरीके से इसमें आज टाइम पे 29 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है गाइस। ये क्वेश्चन आ जाता है। ऐसी 12 शेड्यूल के अंदर बोला गया पावर्स अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल म्यूनसिपैलिटीज़, बस आपको ये रखना है, ये भी 1973 में जोड़ा गया था, बट ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया है, ठीक है। तो आपके जो 12 के 12 शेड्यूल्स मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से करा दिए हैं, पूरा एक एक क्वेश्चन कराया। मैं आपको इसके बाद सेशन कराने के बाद अब क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिससे आपको पता लगेगा हाँ मैंने बहुत अच्छा कराया आपको, ठीक है। आप पढ़ेंगे तो तभी तो आगे बढ़ेंगे, आपको पढ़ना तो पड़ेगा और समझना पड़ेगा। जल्दी जल्दी में ट्रिक कवरी के चक्कर में मत भागिए, आपकी एजुकेशन बिगड़ जाएगी। आपको एजुकेशन क्यों लेते हैं, आप एजुकेशन पढ़ने के लिए, आगे पढ़ाने के लिए, देश को बढ़ाने के लिए, ना कि रटने के लिए सिर्फ, ठीक है ना।
आपको जो मतलब एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच भी गए तो कुछ अच्छा तो करना पड़ेगा ना, आपको समझ तो होनी चाहिए ना कि म्यूनसिपैलिटीज़ बना है तो म्यूनसिपैलिटीज़ कौन डिसाइड करता है, गवर्नर डिसाइड करता है कि हाँ इस शहर में म्यूनसिपैलिटीज़ होगी उसकी लोकेशन के हिसाब से कि वहाँ पे कितना खर्चा आएगा क्या नहीं आएगा, उसको स्टेट को गवर्नर उसको दर्जा देता है। म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए फ़ंड बहुत मिलता है, 18 सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या होता है, नगर निगम नगर पालिका, ज़्यादातर संख्या होने पर ही नगर निगम पालिका बनती है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। मैंने आपको 12 शेड्यूल बताया बहुत ईजी लैंग्वेज में। क्या बताया मैंने आपको, यूनियन एंड स्टेट टेरिटरीज, सेकंड में सैलरी, थर्ड में ओथ, फोर्थ में हमारी सीट्स इन राज्यसभा, फिफ्थ में हमारे SC ST एरियाज, सिक्स में हमारी ST एरियाज, सेवन्थ में हमारी सेंट्रल स्टेट रिलेशन, यूनियन लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। एट्थ के अंदर लैंग्वेजेस बताई गई है, नाइन्थ में हमारा लैंड रिफॉर्म्स बताया गया, 10th में एंटी डिफेक्शन लॉ, 11th में पंचायत एंड 12th में म्यूनसिपैलिटीज़। आपके 12 शेड्यूल ख़त्म, बिल्कुल डिटेल में अच्छे तरीके से ख़त्म। तो अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और मेरे पूरे सारे चैनल्स को देखिएगा। इससे पहले मैं इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 बना चुका हूँ जिसमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और प्रीएम्बल बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आप UPPCS UPSC IAS का UPPCS का आप कोई भी पेपर दे रहे हो, आपके ये लेक्चर देखते जाइए, आपका एक एक क्वेश्चन बनता चला जाएगा। ठीक है ना, आपकी मर्ज़ी है, वो तो आप पे डिपेंड करता है, बट मैं आपको इस ज़रूर सजेस्ट करूँगा क्योंकि मैं भी एक बहुत बहुत मैंने SSC CGL का एग्ज़ाम क्वालिफाइड करा है, तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। मैं भी UPSC की तैयारी में बहुत ज़्यादा दिन तक मैंने भी बहुत तैयारी करी है, मैं मेंस तक भी पहुँचा हूँ, तो आप इसको प्लीज़ देखिएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ रहा है इन द 8th शेड्यूल। देखिए इन द 8th शेड्यूल, 8th वाला शेड्यूल आ गया लैंग्वेज वाला, याद करिएगा। इन शेड्यूल विच लैंग्वेज वर एडेड बाय 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मैंने बताया था उसमें लास्ट वाला 4 लैंग्वेज जोड़ी गई थी, बोडो डोगरी संथाली मंथाली। आंसर आ गया आपका बोडो डोगरी संथाली मंथाली, जा गया आपका C। देखिए आपका ये C आंसर हो गया। आपको मैंने इसे प्रीवियस ऊपर क्वेश्चन में कराया ना, पढ़िएगा शेड्यूल में। 8 शेड्यूल के अंदर मैंने बताया था पहले 14 लैंग्वेजेस थी, फिर 15वीं लैंग्वेज हमारी सिंधी जोड़ी गई, फिर 3 लैंग्वेज कौन कौन नेपाली मैनपरी जोड़ी गई। ठीक है ना, 71वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अब ये 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत कौन सा जोड़ा गया था, मैंने आपको बताया था, ये 4 लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी। ठीक है, आपका इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके बेसिकली। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है कि विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। 4th शेड्यूल के अंदर मैंने आपको भी कराया ना, आप ये बस सारे शेड्यूल देख लेगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो गया। ऐसे ही चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। विच शेड्यूल of the constitution contains a provision as a disqualification of MP MLAs on the ground of defection। मैंने बताया ना दर बदल कानून 10 शेड्यूल के अंदर, एंटी डिफेक्शन लॉ। आपको मतलब दर बदल नहीं कर सकते, आप धोखाधड़ी नहीं कर सकते। आपको राजस्थान का भी केस याद होगा सचिन पायलट से रिलेटेड, ठीक है ना, आपको भी पता होगा, आप उसको पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ये एंटी डिफेक्शन लॉ है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। करेंटली हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 12 शेड्यूल्स हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। स्टार्टिंग में 8 थे पर करेंटली बोला गया है। ठीक है, करेंटली बोला है ना, करेंटली 12 शेड्यूल्स हैं, आपका आंसर हो गया C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सब क्वेश्चन देखिए चुटकी में हो रहे हैं, बस एक ये करने से। एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 8, मैंने आपको अभी बताया 8 थे, इसके बाद 4 जुड़ गए। देखिए ठीक है गाइस, ये भी हो गया आपका B आंसर। मतलब देखिए आप देख रहे होंगे आपके सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, किससे डील्स करता है 8th शेड्यूल, मैंने बताया आपको लैंग्वेज से रिलेटेड। अभी आप पढ़ ही रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। देखिए हो गया आपका, ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, एज ही 7th क्वेश्चन में आता है फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन आर कंटेंट इन ओथ। 3rd शेड्यूल के अंदर मैंने आपको बताया ना, 2nd के अंदर सैलरी वाला आता है, 3rd के अंदर हमारा ओथ एंड एफर्मेशन वाला आ गया, ये आ गया। तो गाइज आज का सेशन यहीं तक है, और आप इससे जज कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैंने आपको कितना डिटेल में शेड्यूल्स कराए हैं। नहीं तो आप देखेंगे बेसिकली यूट्यूब वगैरह पे या नॉर्मल कि कितनी जल्दी जल्दी में पढ़ा देते हैं सब लोग। अरे आप ट्रिक याद कर लो, हो जाएगा आपका। आपको शेड्यूल 1 ये होता है, शेड्यूल 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कर देंगे, खत्म हो गया, आप कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन कौन कराएगा, कौन समझेगा, डिटेल में समझना बहुत, लोकल लैंग्वेज में, अच्छी लैंग्वेज में आपको समझना काफ़ी ज़रूरी होता है, तभी तो आप उसकी एक अंडरस्टैंडिंग आपके साथ होगी ना। तो आप ये मेरा पूरा सेशन देखिएगा, आप एक बार देखिएगा, फिर अब दोबारा बढ़ा कर देखिएगा, स्पीड कर लीजिएगा 1.25 पे, फिर स्पीड पे बढ़ा के देखिएगा। सारे क्वेश्चंस पूरा अच्छे से, सारे शेड्यूल्स दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे कि आपके कोई भी पेपर देने जा रहे हो
आपके उस पेपर में इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और आप प्रियम्बल का भी देखेगा उससे भी रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लगभग मैंने सारे क्वेश्चन कराता जा रहा हूँ आपको, पूरा डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट समझाता जा रहा हूँ। मैं एम लक्ष्मीकांत की बुक को रेफ़र करके आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कि बहुत ही एक वैल्यूबल बुक मानी जाती है एक आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे आप एसएससी भी दे रहे हो। तो आप उस बुक को पढ़ लीजिए, आप ये मेरे सारे लेक्चर्स को देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करेगा और प्लीज़ शेयर करिएगा, ठीक है ना, और देखते रहिए। और आपको अगर किसी भी टॉपिक में और डिटेल में पढ़ना हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हो, मॉडर्न हो, चाहे आपको पॉलिटी की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, मेजॉरिटीज़ कितने टाइप की होती है, कैसे मेजॉरिटी वर्क करती है, सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है हमारे देश में, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है हमारा, इलेक्शन में कैसे कैसे वर्क करती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमारे हाथ में इंक लगाते हैं वो कहाँ से लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, क्या होता है, कहाँ बनती हैं। मैं आपको एक छोटी छोटी, ये बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग है, आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।